हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज अपन नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से इसका पता चलता है, आज हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझेंगे और फिर इसके जो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बुक कीपिंग के बारे में समझेंगे। क्या अकाउंटिंग के जो प्रोसेस होता है, बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का मतलब। पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, जो मैं अक्सर बताना चाहता हूँ बच्चों को, तो ध्यान से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। कहीं तो बेस चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अकाउंटिंग को, तो ये ज़रूरी है। ध्यान देना बेटा, अकाउंटिंग का जो वर्ड है अकाउंटिंग, बेसिकली यहाँ पे काउंटिंग यहाँ पे वर्ड में आता है। यहाँ पे अकाउंटिंग देखोगे, अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो काउंटिंग, यहाँ पे काउंटिंग आ रहा है। बेसिकली एक जगह काउंटिंग करने की बात यहाँ पे हो रही है, ओके ना। बेसिकली यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है। काउंटिंग का मतलब क्या, कोई भी चीज़ को काउंट करना। अब वो कुछ भी हो सकता है, जब जैसे फिंगर, जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंटिंग होती है। बेसिकली इसको काउंटिंग कहते हैं। काउंटिंग किस चीज़ की बेटा, नंबर्स की। बेसिकली हम लोग नंबर्स में काउंट करते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पैसे की बात करते हैं। इन शॉर्ट में बात करूँ, मनी की बात करते हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई, क्या अकाउंटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट है, क्या ये बहुत पुराना है? तो देखो बेटा, ये समय, ये मौर्य एम्पायर के समय से अकाउंटिंग होती आ रही है। बेसिकली जो एविडेंसेस है हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको देखा जाता था पहले ज़माने में टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, आप सैलरी कैसे बांटनी है, उनकी पहले पत्थरों पे इन सब करके ऐसे अकाउंटिंग होती थी। आर्कोलॉजिकल्स के द्वारा बहुत सारे प्रूफ मिले हैं, प्लस वर्ल्ड में भी बहुत अलग अलग जगह जाओगे तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्रूफ्स मिले हैं कि पहले ज़माने में भी अकाउंटिंग होती थी। तो अकाउंटिंग एज अ कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि बहुत पुराना था, ओके। बट हाँ, जो आज हम लोग पढ़ते हैं ये 1400 सेंचुरी में हुआ था ल्यूकस पोसोली के द्वारा, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का बेसिकली इन्वेंशन किया था या फिर खोज करा था, कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं, जहाँ पे डेबिट का रूल आता है, क्रेडिट का रूल आता है, जो हम लोग पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल्स को, ठीक है ना। तो ये ल्यूकस पोसोली के द्वारा हुआ था और ये मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग के फादर भी कहे जाते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग का ये छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री था, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे काउंटिंग की बात होती है, जब हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। एक डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना, जो मैंने अपने नोट्स में स्मार्ट बुक में बेसिकली बोल रखा है, किसी आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसी से मैं आपको समझाने वाला अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए रहेगा एक नया पेज आपको। अरे कुछ और ही खुल गया है, 1 मिनट रुकना। मुझे पेज ऐड करना है, कैसे ऐड होगी यार, नहीं 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 नहीं, ओके चलो ठीक है, अपन यहीं पे समझते हैं। या ऐड हो नहीं रहा है, या ऑप्शन नहीं दे रहा व्हाट्स एवर द केस में भी, जो भी इशू है इसके साथ। अभी अपन इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे जो मैं तुम्हें डेफिनेशन के साथ समझाने वाला हूँ, ध्यान देना, ओके। यहाँ पे इस डेफिनेशन के साथ तुमको मैं, मतलब बेसिकली इस एग्जांपल से तुम्हें समझा दूंगा क्या होता है अकाउंटिंग। देखो मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ वेदत्त एकेडमी या वेदत्त पब्लिक स्कूल, इसका नाम देते हैं अपना। चलो वेदत्त पब्लिक स्कूल थोड़ा सा अच्छा साउंड कर रहा है, तो एक काम करते हैं, वेदत्त पब्लिक स्कूल, इसको मैंने नाम दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ध्यान देना, यह हमारा गेट है और ये हमारा कैंपस है, ओके, इस बात को ध्यान देना। अब ध्यान देना बेटा, बाहर से स्कूल के, आप देखते हो ना, स्कूल के बाहर से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से जा रहे होते हैं, मतलब स्कूल के गेट के पास से, या फिर रोड बोल लो, यहाँ पे बहुत बड़ा रोड है, ओके। यहाँ से ये क्या होते हैं, गुजरते हैं। क्या सारे बच्चे इस स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या, ओके। क्या इस स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, सारे बच्चे इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो सर इस स्कूल का स्टूडेंट कौन होगा? ध्यान देना बच्चा, इस स्कूल का स्टूडेंट वो होगा जो इस स्कूल के यूनिफॉर्म में होगा, जो बच्चा इस स्कूल में एडमिशन लेके रखा होगा, ओके, जो यहाँ पढ़ता होगा। ऑब्वियस सी बात है, कई बच्चों के पास यूनिफॉर्म होती है, देखती हो ना, लेकिन वो स्कूल में पढ़ते नहीं है।
तो कुछ कंडीशन है बेसिकली, वो स्कूल में यूनिफॉर्म ले रखा होगा, उसके स्कूल में एडमिशन होंगे, वो फीस पे करता होगा, रेगुलर स्कूल जाता होगा, तो वो स्कूल का स्टूडेंट है। तो मान लो स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल इतने 1 2 3 4 5 बच्चे रोड पे जा रहे हैं, हो सकता है केवल ये 2 बच्चे हैं ये स्कूल के स्टूडेंट्स हों, बाकी जो बच्चे हैं वो स्कूल के इस स्कूल के स्टूडेंट ना हो, किसी और स्कूल के हो। तो अब मेरा बस सीधा सा सवाल है बेटा, ध्यान से समझना, ये स्कूल के गेट के अंदर कौन जा सकता है? ये स्टूडेंट ही तो जा सकते हैं जो इस स्कूल के हैं, समझ पा रहे हो? तो बेटा ये बच्चे इस स्कूल के अंदर आते हैं। अब सोचो स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे आते होंगे, ऐसे ऐसे तो करके देखते हो ना, स्कूल जब तुम जाते हो तो देखते हो बहुत सारे बच्चे स्कूल के कैंपस में इकट्ठा होते हैं। अब इतने सारे जब बच्चे हैं स्कूल में, तो आपस में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं भाई साहब कि कौन स्टूडेंट कौन क्लास का है? क्वेश्चन है। क्योंकि सर समझा, रोड पे इतने सारे बच्चे जा रहे थे, उसमें से हमारा बच्चा कौन है, वो हमारे स्कूल का आईडी कार्ड पहना होगा, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना होगा, हमारे स्कूल में वो एडमिशन ले रखा होगा, तो हमने उसे चूज़ करके अंदर एंट्री कर दी कि हाँ आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप अंदर आ सकते हो। लेकिन जब वो अंदर आ गए तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ गई सर कि यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टूडेंट है, क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स हैं। तो इस केस में हमारा जो बच्चा है, मान लो क्लास 6 का कौन है कैसे पता चलेगा, क्लास 7 का कौन है कैसे पता चलेगा, क्लास 9 का कौन है कैसे पता चलेगा, क्लास 10 का कौन है कैसे पता चलेगा? डाउट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बोल सकते हैं बच्चों को एक काम करो। हम लोग के समय तो होता था जब स्कूल में मैं था कि जब बेल बजती थी तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते थे, रॉ बना लेते थे, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा आ गया जिसमें बच्चा छोटा से बड़ा ऐसे करके रॉ बनता है। आई डोंट नो आपके स्कूल में होता है या फिर नहीं। ओके तो अब क्या होता था कि ये सारे जो बच्चे हैं ये अपने अपने क्लास के लाइन में लग जाते थे, ऐसे करके लाइन लगा रहता था। ओके लाइन लगा रहता था और यहाँ पे स्टेज होती थी सामने, जहाँ पे वही हमारे खड़ूस से टीचर होते थे और हम लोग को थॉट्स बोलने होते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी होती थी, स्पीचेस वगैरह डिलीवर होते थे, टीचर मोटिवेट करते थे। ओके तो ऐसा है जो भी है, मैथ्स के टीचर और पीटी के टीचर जो होते थे जिनकी इंग्लिश बहुत ही अलग ही लेवल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता था, जो ऑक्सफोर्ड वाले भी सुन ले अगर इनकी इंग्लिश तो घबरा जाते थे कि कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मुद्दा ये बेटा कि ये यहाँ पे स्टेज होता था। अब मेरे को पता है कि ये लेट से क्लास 12 का लाइन है और ये क्लास 1 का लाइन है, मतलब ऐसे पूरा करके है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके ये लाइन है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग लाइन में कर दिया। अब मेरे लिए समझना बहुत आसान हो गया। बट अगर सोचो एक पल के लिए, ये क्लास 12 की मैं बात करता हूँ, क्या ये क्लास 12 में क्या क्लास 12 के ही केवल बच्चे होंगे? मतलब क्लास 12 सेक्शन ए हो सकता है ना, क्लास 12 सेक्शन बी हो सकता है ना, क्लास 12 सेक्शन सी हो सकता है ना। मतलब सर क्लास के अंदर भी अगर क्लासीफाई करने के लिए बोलो तो बहुत सारे क्लास सेक्शंस आ जाएंगे, अलग अलग सेक्शन के हैं, तो उनका पता कैसे चलेगा सर? कि जब मैं बोलूँगा सारे बच्चे अपने अपने क्लास में जाओ, तो वो जो क्लास 12A का बच्चा होगा क्लास 12A में चला जाएगा, 12B का जो बच्चा होगा 12B में चला जाएगा, ठीक है ना, 12C का बच्चा होगा 12C में चला जाएगा। जो ये अलग अलग तरीके से चीज़ें हुई एक बच्चा का स्कूल में आना, क्या अननेसेसरी कोई किसी और स्कूल का बच्चा होगा क्या उसको आने देंगे? नहीं आने देंगे सर। लाइन में लगना, क्या 12 के लाइन में क्लास 1 का बच्चा लगेगा? नहीं लग सकता है सर, वो अलग अलग लगेंगे। अब फर्दर हमें तोड़ना हुआ कि 12 में 12A का कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है, तो हमने क्या किया, अपने अपने क्लास में भेज दिया। क्या क्लास 12A का बच्चा 12B में जाएगा? नहीं, उसको जाना अलाउड नहीं होगा। 12B का बच्चा क्या 12C में जा सकता है? नहीं, उसको वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। यानी सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाएंगे। समझ में आया? यही हमारा अकाउंट्स है। अब सर कैसे पता चला, ये क्या बताया समझ नहीं आया? अब ध्यान देना है, जिस डेफिनेशन को पढ़वाऊंगा बस फोकस से समझना, बस एक झटके में सब कुछ दिमाग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अकाउंट्स की डेफिनेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर 1x किससे ज़्यादा स्पीड रखी हो तो भगवान वाली का तुम्हारा नहीं समझेगा। ध्यान देना, अकाउंटिंग एक आर्ट है बेटा, ठीक है, एक कला है। अकाउंटिंग क्या है बेटा? कला है। अकाउंटिंग याद रखना, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्या है बेटा? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। आर्ट है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का क्या सर? सर पहला स्टेप, जहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे थे, जहाँ पे ये स्टूडेंट जो थे इस स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे थे, रिकॉर्डिंग, आओ रिकॉर्डिंग हो। बिजनेस में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, परचेस होते हैं, उनको एक जगह लिखा जाता है, बस जर्नल एंट्री पास करते जाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने वाले को देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग है। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्लासीफाई करते हैं हम लोग। क्लासीफाई मतलब जो रिकॉर्डिंग किया उसको क्लासीफाई करना। क्लास के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए थे कैंपस में हमारे, देखो ये हमारे कैंपस में बहुत सारे बच्चे आ गए थे, दिख रहा है, ये हमारे कैंपस में बहुत सारे बच्चे आ गए थे।
लेकिन हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग लाइंस में। क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। इसी को क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में बेटा, उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। सेल्स अलग जाओ, परचेजेस अलग जाओ, ठीक है, सेल्स रिटर्न अलग जाओ, परचेज रिटर्न अलग जाओ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको समराइज कर देते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू होता है। समराइज मतलब सर और तोड़ना है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेक्शन वाइज तोड़ देते हैं, 12A, 12B, 12C, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग, जहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा सीधी बन जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समराइजिंग हो गया। अब सर ये मैनर क्या है, कैसे करते हैं सर? सिग्निफिकेंट मैनर में। स्कूल में बताया ना, क्लास फील्ड में आएंगे, ठीक है, हमारा जो कैंपस है उसमें आएंगे, उसके बाद लाइन लगेंगे, रॉ बनाएंगे, फिर अपने अपने सेक्शन में जाएंगे। अब सर एक सिग्निफिकेंट मैनर था, यहाँ पे देखोगे रूल फॉलो हुआ। वैसे ही कुछ सिग्निफिकेंट मैनर अकाउंट्स में होते हैं, ठीक है, ओके। और इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन मतलब जैसे कि स्कूल में कोई भी बच्चा आ सकता था क्या, एक लाइन में बताना, नहीं आ सकता था। वही बच्चा आएगा जो स्कूल में एडमिशन लिया हो, इन शॉर्ट लिया हो मतलब लिया हो, ठीक है, बेसिकली वो स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। मतलब सर फाइनेंस की अगर बात करें, अकाउंटिंग की, तो वो स्कूल का स्टूडेंट वो बच्चा होगा जो बेसिकली पैसे के फॉर्म में होगा, इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। मतलब मान लो कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, मेरा बिजनेस है, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, लेट्स से रोहन, ठीक है, एक रोहन नाम का बच्चा है, ओके। अब ये क्या करता है, ये मेरा स्टोर है, मुझे जानता है ये, तो ये आता है, बोलता है सर मेरे पास ना 20,000 रुपये हैं, ओके, 20,000 रुपये हैं, आप मेरे पास अपने पास रख लो। मैं बोलूँगा वाह फ्री में पैसा दे रहा है, तो बोलता है नहीं सर खुश मत होइए, थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी मम्मी कुछ देर में आएगी तो उन्होंने मुझे दिया है, आप कुछ देर में आप उन्हें दे देना, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझसे गुम ना जाए। मैं बोलता हूँ ओके ठीक है। ये 20,000 मुझे क्या करता है, ये दे देता है। अब क्या होता है, कुछ देर बाद उसकी मम्मी आती हैं और वो मेरे से 20,000 रुपये लेके चली जाती हैं। सर मेरे पास 20,000 रुपये आए हैं, ध्यान देना बेटा, क्या ये मेरे पास आए हैं? नहीं, मैंने कुछ देर के लिए होल्ड करा है और फिर उनकी मम्मी को वापस कर दिया। क्या मेरे बिजनेस का ये सेल्स से आया है? नहीं। क्या मेरे बिजनेस में किसी परचेज से आया है? नहीं। क्या मैंने लोन लिया है? नहीं, रोहन से मैंने लोन नहीं लिया है, बल्कि कुछ देर के लिए उसने मेरे पास छोड़ा था। क्या मैंने रोहन को लेंड किया है पैसा? नहीं। या उसकी मम्मी को लेंड किया है? नहीं। बेसिकली ये मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है? नहीं। अरे कुछ तो होगा ना यार, बिजनेस का ट्रांजेक्शन बनने के लिए। क्या मेरा सेल्स है? नहीं। परचेस है? नहीं। लोन है? नहीं। क्या मैंने उधार दिया है? नहीं। तो कुछ है ही नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन है? जवाब है नहीं। नहीं है तो किस बात का ये मेरे बिजनेस का पैसा हुआ? नहीं हुआ। मतलब कि एक तो सर ये मनी के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब मान लो कि क्या हुआ, कोई आ करके मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे के जा रहा है, तो क्या वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं। मतलब कि वो पैसे के फॉर्म में होना चाहिए, पैसे के फॉर्म में होना चाहिए, उसके काइंड में होना चाहिए। मान लो क्या करता है कोई, लेट से बार्टर कर लिया ना, पैसे का जगह उसने मुझे कुछ दे दिया, मुझे की ज़रूरत थी, लेट से मैं बोलता मुझे एसी की बहुत ज़रूरत थी, और कोई बंदा आया मेरे यहाँ से बहुत सारे बुक्स खरीद के लेके गया, अब लेट से मैं बोलता हूँ कि उस बुक की बिलिंग 10,000 रुपये की हो गई, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान वाला निकला, तो उसने बोला कि भाई साहब आपको एसी की ज़रूरत है? मैंने बोला हाँ। तो वो बोलता है कि 10,000 रुपये में एसी आ रही है, एक अच्छी सी मॉडल है, आप ले लो। मुझे नीड थी, मैंने ले ली। तो उसने क्या किया, मुझे 10,000 रुपये की एसी भिजवा दी और मैंने उसे 10,000 की बुक्स सेल कर दी हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये बार्टर हो गया, यहाँ पे बार्टर हो गया, मतलब काइंड में पैसा दिया गया है, कैश में नहीं दिया गया है। तो क्या ये ट्रांजेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, अ बिग यस। क्योंकि मुझे भाई बुक वो, अगर मान लो मुझसे बुक लेके पैसा दे देता तो मुझे फिर तो कहीं ना कहीं से एसी तो लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पे पैसे के काइंड में हुआ, यानी मनी प्लस उसकी काइंड की बात हो रही है, ध्यान देना। तो मनी के फॉर्म में होना चाहिए और वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन कहाँ का होना चाहिए बेटा? हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और इवेंट होना चाहिए। इवेंट का मतलब क्या सर? ये इवेंट सेल्स, परचेज, लोन, लेंड, ये सारे क्या है? इवेंट हो गया। कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो आप, कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो आप, कोई रेंट दे रहे हो आप, या फिर कोई रेंट रिसीव कर रहे हो आप, दिस ऑल आर द इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला है, जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्या चीज़ का बेटा? रिकॉर्ड करने का, ठीक है। स्कूल में जाते कुछ रूल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको हमको समझना होता है, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, सिग्निफिकेंट मैनर में, जो हम लोग पूरी जीवन लगा देंगे सीखने में, सिग्निफिकेंट मैनर को।
मतलब हमारे पास ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगी, जनरल, फिर इस शुरुआत से बात करते हैं, जनरल एंट्री कैसे पास होगा, लेजर कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनता है, कैश फ्लो अकाउंट कैसे बनता है, अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एक्सचेंज कैसे बनता है, सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। यानी जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, नए नए चीज़ों को सीखोगे, तुम हर एक चीज़ की अकाउंटिंग सीखते तो कुछ सिग्निफिकेंट मैनर। अब एक जगह लिखने के लिए हम लोग कुछ तो बताएंगे ना यार, तो हमने लिखा है सिग्निफिकेंट मैनर। क्या लिखा है बेटा? सिग्निफिकेंट मैनर। अब ध्यान देना, ये क्या है? इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर फाइनेंशियल हो। मतलब कोई आता है, लेट से कि मेरी लेट से ये रोहन है ना, मेरे स्टूडेंट की मम्मा आती हैं और बोलती है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सी कॉम्प्लीमेंट्स मी। इसका मतलब क्या? ये हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर है? नहीं, बट उनकी मम्मा आती है और मुझे फ़ी पे करती हैं, लेट से, दैट इज फाइनेंशियल कैरेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? इसी चीज़ की बात हो रही है, इन एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, और ये तुम्हारे अकाउंटिंग में आएगा। और उससे हम लोग फिर क्या करते हैं अंत में बेटा? रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं। मतलब कि मान लो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा बेसिकली बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो इसमें से हमें पता चलता है कि क्या हमारा बिजनेस है प्रॉफिट किया है या फिर लॉस कर दिया है। लॉस किया है तो कैसे किया, क्या कारण रहा, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात, इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक योर एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम देते हो तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद तुम्हें सोचना पड़ता है सर मार्क्स अच्छा है तो सर इसको और कैसे बेहतर करें, या फिर इतना 100% तो कोई लेट से बोलते हो 87% आया तुम्हारा, विच इज़ गुड मार्क्स। अब तुम सोचोगे ना 90+ कैसे जाए, लेकिन किसी बच्चे का 43% मार्क्स आया, अब तो इसको सोचना पड़ेगा ना भाई ख़राब क्यों आया, ये 43 को हम लोग 84% पे कैसे लेके जाए, ये सोचोगे ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं भाई साहब, हम लोग को रिजल्ट इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको AICPA बोलते हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया अकाउंट्स का, और ये डेफिनेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन क्या कह रहा है, इस चीज़ को पढ़ते हैं, ध्यान देना। ये डेफिनेशन इंफोसाइज करता है अकाउंटिंग एक आर्ट और प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है, जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं मीनिंगफुल कैटेगरीज में, समराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं यूजफुल इंसाइट्स, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे बिजनेस का, ओके। और ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स को, फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन को, और सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। अगर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है तो हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ये हम लोग को एक डिसीजन में हेल्प किया कि नहीं किया। अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो हम लोग को नया ब्रांच खोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है। इट्स सच एज मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, फॉर्मल डिफिनेशन फ्रेम्स अकाउंटिंग नॉट जस्ट एज अ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग को केवल बुक कीपिंग के नजर से नहीं देखना होता है भाई, इसमें बहुत कुछ है, ओके। ये हमारे कम्युनिकेशन का टूल है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बेसिकली ये बिजनेस का लैंग्वेज है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ, लिख लो यहाँ पे, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आया, ये स्कूल के डेफिनेशन से हम लोग समझ में आया, समझ रहे हैं बेटा कि अकाउंटिंग होता क्या है, ओके। आई होप आपको समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होती है बेटा, अकाउंटिंग साइकिल क्या क्या होती है, ध्यान देना। अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अकाउंटिंग साइकिल की हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला हम लोग क्या क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं बेटा, जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर सब्सिडरी बुक्स में फिर हम लोग एंट्री करते हैं, जैसे कि कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। सेल करते हैं तो सेल्स बुक में जाता है। परचेज के लिए परचेज बुक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, ओके। हम लोग परचेस के लिए परचेस बुक का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा और डार्क, हाँ। परचेस बुक के लिए परचेस का यूज़ करते हैं, ओके। हम लोग परचेज रिटर्न, मान लो कि कुछ खरीदा और वो गड़बड़ है, उसको रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम लोग परचेज बुक यूज़ करते हैं। सेल्स के लिए हम लोग सेल्स बुक यूज़ करते हैं। सेम वही रैस, कोई हमसे कुछ माल खरीद के लेके जा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि माल जो आया है सही नहीं आया, तो उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए सेल्स बुक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मान लो कोई बिल्स हमें पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बिल्स पेएबल बुक यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे कोई डेटर्स होंगे जो उन्हें हमें पे करेंगे,
करेंगे तो उनके लिए क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल्स बुक का यूज़ करते हैं। टर्मिनोलॉजीज वगैरह मैंने पढ़ा रखे हैं तो आपने देख लेना है वो वीडियो, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल प्रॉपर क्या होता है, जो इन सब में नहीं जाता। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जो इन सब में नहीं जाता वो इसमें जाता है। बोलते हैं ना, जो कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसका भगवान कौन है, जनरल प्रॉपर, ठीक है। जो कहीं नहीं जाता वो इसमें जाता है। आप सर एग्जांपल बता दो, लेट्स से मेरा स्टेशनरी का दुकान है लेकिन मैंने एसी खरीदा है। अब सोचो एसी ना मेरे लिए कैश ट्रांजेक्शन हुआ, बेसिकल कैश ट्रांजेक्शन हुआ, नो डाउट कैश बुक में जाएगा, बट उसका दूसरा रिफ्लेक्शन आता है। अभी फिलहाल के लिए समझ लो भाई ना सर, उस मेरे लिए सेल है, क्योंकि सेल हम लोग गुड्स का करते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं करते ना, सेल हम लोग गुड्स का करते हैं। लेकिन एसी मैंने बेचने के पर्सपेक्टिव से नहीं खरीदा, हमारे दुकान में लगाने के पर्सपेक्टिव से खरीदा है। मेरा काम तो असली क्या है, बुक्स को बेचना है। तो ना वो सेल्स में आएगा, ना परचेस में आएगा, ना परचेस रिटर्न में आएगा, इन दोनों के ना पेएबल रिसीवेबल में आएगा। तो कहाँ आएगा, वो जनरल प्रॉपर में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। चलो, ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप था, रिकॉर्डिंग। अब दूसरा होता है क्लासिफिकेशन एंड लेजर। क्लासिफिकेशन बोला था रॉ लगाना, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लेजर बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बोल रखा है, लेजर बनाते हैं। फिर हम लोग समराइज़ करते हैं। समराइजिंग में क्या करते हैं बेटा, हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनली हमारा एनालिसिस आता है, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हैं लोग, ठीक है ना। सोलो प्रोप्राइटरशिप में ही कई लोग क्या होता है, फैक्ट्री लगा के रखते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो उसके केस में बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। चौथा ये भी बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर पांचवा बनता है एक्सप्लेनेटरी या फिर नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं बेटा, इसको नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं, ओके। और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स वगैरह भी साथ में लगा दिए जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से यही 3 जरूरी है, इसलिए मैंने यही 3 पे अपनी बात खत्म कर दी है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझा दिया। आगे आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, ये पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे हमारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर थे, हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद क्लासीफाई कर दिया, समराइज कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने इससे इंटरप्रेट कर दिया रिजल्ट को। तो आई होप ये सारे जो प्रोसेस है ये आपने समझ लिए, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर, अभी कुछ देर पहले आपने बुक कीपिंग बोला था लेकिन मतलब नहीं पता था सर, तो अब बताते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग ABCD पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, याद है, ABCDEF वगैरह वगैरह IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये क्या होता था, मीनिंग हम लोग बुक कीपिंग क्या है बेटा, जस्ट लाइक ABCD ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते थे, फिर सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट किए हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, बुक कीपिंग जो है बेटा ये एक्चुअली में आपका ABCD है। मतलब कि इसमें जस्ट हम लोग रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग का काम कौन कर सकता है सर, कोई भी कर सकता है, क्लर्कियल वर्क होता है। कोई भी बंदे को बेसिक लिखने पढ़ने आता है तो उसको थोड़ा बहुत बता दो वो कर लेगा, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज वो पास कर लेगा, कोई भी उसको दिक्कत नहीं आती। क्लास 11 में जाओगे तो पहला काम वही करोगे, और तुम 9th में हो तो पहला काम वही करने वाले हो। सर कैसे करने वाले, अगला चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री हम लोग के सिलेबस में है पढ़ना, हल्का लेवल पे बट है। चलो, तो पहले बुक कीपिंग का मतलब समझो, ध्यान दो क्या है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना और ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस रिलेटेड है, पैसे के फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पे, मतलब देखो एक बिजनेस में न जाने रोज कितने सेल्स होते हैं, परचेसेस होते हैं, आप लोग रेंट पे करते हो जहाँ पे दुकान है आपका, तो वेरियस एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जेठालाल की दुकान का। जेठालाल का दुकान है तो सोचो नट्टू काका को सैलरी पे करना, बगा को कहते सैलरी पे करना, एक नमन है कि कोई एक और है बंदा, उसके साथ कभी कभी दिखता है तो उसको सैलरी पे करना, मगन, यस मगन को पे करना, उस दुकान की सैलरी पे करना, उस गोडाउन की सैलरी पे रेंट पे करना, दुकान की रेंट पे करना, बेसिकली उस गोडाउन की रेंट पे करना। फिर बबीता जी आ जाती तो उनके लिए कुछ खाने पीने का मंगाना, कोई बड़ा ग्राहक है तो उनके लिए कुछ खाने पीने का मंगवाना। ये सारे काम तुम्हारे जो रिकॉर्ड होते हैं दिन पर दिन, आप दिन भर देखोगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनको रिकॉर्ड तो करोगे, क्योंकि सोचो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद तुम उन सब चीज़ों को भूल जाओगे कि किस दिन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था। एक इंसान के लिए सारी बातें याद रख पाना बिजनेस का ट्रांजेक्शन का पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। बस उस ट्रांजेक्शन्स को नोट करते चलते कि अच्छा ये इसमें खर्चा हुआ, इतना पैसा इसमें खर्चा हुआ, सारे चीज़ों को प्रॉपरली नोट करते हुए चलते, चाहे वो छोटा खर्चा हो या फिर वो बड़ा खर्चा हो, ठीक है।
तो ये क्या होता है बेटा, बुक कीपिंग कहते हैं। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है वैसे वैसे हम लोग इसको नोट करते रहते हैं। जैसे मान लो सुबह 10 बजे चाय मंगाया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, लेकिन 10:30 बजे रेंट पे किया तो 10:30 बजे वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में होता है, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाती है वैसे वैसे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं। अब आता है एक फंडामेंटल पार्ट है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस का, पहली शुरुआत ही अकाउंटिंग की यहाँ से होती है बेटा। ये फोकस करता है एक्यूरेट और टाइमली डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो, ठीक है ना। तुम किसी दुकान पे जाओगे छोटे मोटे, जैसे मेरे घर के पास एक मेडिकल शॉप ही है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है। जब भी दवा लोगे तो वो कंप्यूटर में कुछ तो एंट्री पास करता है और फिर दवा देता है और उसके साथ साथ तुम्हें इन्वॉइस भी देता है। तो उसका काम क्या होता है, ये बुक कीपिंग का ही काम होता है उसका, ठीक है ना। ये एक्टिविटी सच है सेल्स हुआ, कोई चीज़ परचेज की है, पेमेंट की है, रिसीट की है, ये सारे दिखते हैं। द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द अप टू डेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड द स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बोलता है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक कीपिंग आर नोन एज द बुक कीपर। जो बंदा बुक कीपिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपर्स बोलते हैं। और इनका वर्क जो होता है इंटर करना होता है ट्रांजेक्शन्स को डे बुक्स के अंदर और लेजर्स के अंदर, जो टैली वगैरह यूज़ करते हैं वो करते हैं। विच लेटर सपोर्ट द अकाउंट इन समराइजिंग, बाद में इसको समराइज करने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है और हमें फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह को भी पता लगाने में हेल्प करता है एक बिजनेस का। अनलाइक अकाउंटिंग की तरह ये नहीं है जिसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होते हैं, बल्कि ये क्लर्कियल काम है जहाँ पे डेटा कलेक्शन और रिकॉर्डिंग कीपिंग का काम होता है, जो कोई भी कर सकता है, ठीक है, इवन तुम भी। इसलिए तुमको सिखाया भी जाएगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब देखो, इफेक्टिव बुक कीपिंग इंश्योर करता है एक्यूरेसी अकाउंटिंग प्रोसेस और एड्स टू द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है बिजनेस के डिसीजन लेने में, हेल्प करता है आपको। इसको एड्स बोलते हैं, नॉट HIV एड्स, बेसिकली एड्स AIDS एड्स का मतलब होता है जो उसमें मदद करे, ओके। ये प्रोवाइड कराता है डिटेल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, राइट। अब देखो, हमारी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। तो आई फील कि ये तुम खुद करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, इंस्टाग्राम पे तुम्हें टैग करना है, ओके। और इंस्टाग्राम की आईडी नहीं मिले तो 63885560 पे मैसेज करो, बोलो कि सर की इंस्टाग्राम आईडी शेयर करने के लिए, दे विल शेयर वीडियो, ठीक है। ये पढ़ अपनी कॉपी में पहले लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे पास मेरी बुक है ना, ये फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू राइट दिस इज योर होमवर्क, ओके। लेकिन एक बात तुम्हें याद करना है, बेसिकली नहीं, पहले याद कर लो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखना बिना देखे। और मुझे टैग करना सर मैंने ईमानदारी से किया है, बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं हूँ तुम्हारे साथ, ओके। बट आई वॉन्ट कि तुम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली काम करो। जो इंसान अपने लिए ऑनेस्ट है वो लाइफ में आगे बेटर करता है। जो चोर उचक्के हैं वो चोर उचक्के ही रह जाते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जो ऊपर पढ़ा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है हमारे ट्रांजेक्शन्स का। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस को, प्रोवाइड कराता है हमारे स्टेक होल्डर्स को जानकारियाँ मतलब कैसे, जैसे क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं, मैनेजमेंट हो जाती है कि भाई बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारा। फिर ये असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे एनालाइज करने में फाइनेंशियल डेटा को, प्रोवाइड कराते हैं रिपोर्ट्स को, इंटरप्रेट करते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट करने में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा बोलता है कंप्लाइंसेस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ये हेल्प करता है बेटा लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है ना, लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में। ये इंश्योर करता है तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो फुलफिल कर रहे हो स्टैट्यूटरी या फिर लीगल ऑब्लिगेशंस को, जैसे टैक्स की फाइलिंग होती है, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं बहुत सारे, मेंटेन करना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नीड्स एंड रिलेवेंस अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग की क्या नीड है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना, कि नीड क्या है बता दो, रिलेवेंस क्या है। ध्यान देना, ये सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, इवेल्युएट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, मतलब बिजनेस ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, सेम चीज़ें जो ऊपर पढ़ी है सेम सी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लीगल कंप्लाइंसेस ऊपर वाली बात बताया कि आपके बिजनेस से कैसी प्रॉफिट कमाई। जैसे एग्जांपल मान लो ना, अकाउंटिंग गवर्नमेंट बोलती है, एक बिजनेसमैन है, समझो इस बात को, वो बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहेगा कि आप टैक्स कम दे। लेट से मैं बोलता हूँ कि इस साल मैंने 10,000 रुपये की प्रॉफिट कमाई, ठीक है, ध्यान देना, 10,000 रुपये की प्रॉफिट कमाई, और इस पे इनकम टैक्स जो है आपको क्या लगता है 10% से लगता है, यानी मुझे क्या करना होगा 1,000 रुपये का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। लेकिन सोचो अगर मैं कुछ झोलमाल कर दूं और इस प्रॉफिट को मैं 500 रुपीज़ पे लेके जाऊं तो मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ इनकम टैक्स पे करनी है। मतलब कि तुम कह सकते हो 500 अगर मैं कर दिया तो 10% के हिसाब से सिर्फ 50 रुपीज़ को मुझे इनकम टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपने इनकम टैक्स को कम कर दिया, जिससे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम उसी चीज़ को खर्चे में दिखाओ, उसी चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो जो तुम्हारे पास एविडेंस के तौर पे अवेलेबल है। एविडेंसेस मतलब लेट से मैंने बोला कि 10,000 रुपये का मैंने खर्च किया, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो इसका प्रूफ दिखाओ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड दिखाओ, ठीक है, इसका एंट्री कहाँ हुआ, ये पास दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में भी आपका क्या होता है, अकाउंटिंग रोल प्ले करता है। जैसे अकाउंटिंग सपोर्ट करता है प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कोई प्रोजेक्ट हमने करा है तो सेम प्रोजेक्ट को अगर पिछली बार किया गया था तो कितना पैसा लगा, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने में कोई चीज़ का बजट का। देखो कि तुम्हारे घर में भी बजट का प्रिपरेशन होता है, ओके। ये फ्रॉस्टर करता है, तुम्हारे फोरकास्टिंग करता है फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के, कि बिजनेस में हमारे फ्यूचर में क्या क्या नीड्स आएंगे, कौन कौन से नए एसेट्स है उसको परचेस करने पड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लाइबिलिटीज़ है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। अब देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ वो होता है जो तुम्हें फ्यूचर में देना पड़ सकता है, कोई ऐसे खर्चे हो गए जो तुमने अभी एंटिसिपेट नहीं कर रखा है बट फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो उसको अभी से ही हम लोग फॉरस्टर कर बेसिकली प्लान करके रख सकते हैं, उसका रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। जैसे एग्जांपल मान लो तुम पे कोई केस चल रहा है जिसमें तुम्हें 10 लाख रुपए तक किसी को जुर्माना भरना पड़ सकता है, लेकिन कब, वो केस जब हारोगे तब। तो अभी मान लो केस हार गए तो क्या होगा, तो अभी से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लो या उसकी प्लानिंग करके रख लो कि यदि मान लो फ्यूचर में हार गए तो तुम्हें वो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मान लो जीत गए तो जीत गए तो अच्छी बात है ना, पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस, आप पे जो आपके इन्वेस्टर है, जो आपके ओनर है, जो आप पे पैसा लगा के रखे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ओके। आगे बात करते हैं कुछ लिमिटेशन। जैसे ये केवल पैसे के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, एक बिजनेस के ब्रांड वैल्यू का आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यूएशन की जाती है बट आप किसी इंप्लॉय की स्किल हो गया, ठीक है, रेपुटेशन हो गया अपने ब्रांड का, ठीक है, तो इनको आप अकाउंटिंग टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। या कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप अकाउंटिंग टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अकाउंटिंग जो होता है हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है, ठीक है ना। जैसे वैल्यू की एसेट हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, ये हम लोग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है करंट मार्केट वैल्यू। आज मान लो मैंने 1,000 रुपये का कोई एसेट खरीदा, लेट से मैंने एसी खरीदा है 50,000 रुपये का, तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया है 50,000 रुपये। आज उसकी मान लो मार्केट में कीमत, अब लिटरली मैं उस एसी को अगर मार्केट में लेके जाता हूँ तो क्या वो 50,000 का बिकेगा? नहीं, हो सकता है उससे कम में बिके, 40 का बिके, 35 का बिके। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो करंट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हम लोग नहीं दिखा सकते अकाउंट्स में। हाँ, हमें वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन एक काइंड ऑफ लिमिट तक होता है। आप कुछ अजम्पशन लेते हो, फिर उसके हिसाब से एसएलएम या डब्ल्यूडीबी मेथड, जनरली हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड का यूज़ करते हैं, जिसको भी ये देखो ये सब 11th करना पढ़ोगे, ठीक है ना। बस डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो समय के साथ यूज़ होती है एसेट तो उसकी वैल्यू कम होती है ना बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नो फ्यूचर प्रिडिक्शन, जब बिजनेस करते हो तो आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अकाउंट्स कुछ भी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करके देता आपको। फिर इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, मान लो आपने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज़ किया है, ठीक है ना। जैसे आपने गैप यूज़ किया है, आईएफआरएस अलग यूज़ किया, जैसे इंडिया में IND-AS चलता है, इंडिया के बाहर जाओगे तो IFRS चलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग आप अकाउंटिंग पॉलिसीज जब यूज़ करते हो बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ओके। फिर सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेट्स की अगर मैं बात करूं तो सम अकाउंटिंग फिगर्स रिलाई ऑन द पर्सनल जजमेंट, कुछ अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं पर्सनल जजमेंट पे बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज़ की डेप्रिसिएशन करना, अभी बताया ना कि आपने कुछ रैंडम सा डेप्रिसिएशन सोचा और वो कर रहे हो, डाउटफुल डेट लगता है कि आपने किसी को माल उधार बेचा, लेकिन आपको लगता है कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, कारण चाहे जो भी हो, तो आपने डाउटफुल डाला कि शायद हो सकता है ना मिले, लेकिन आप कोशिश तो करोगे ना उस पैसे को वसूल करने का, ठीक है। तो समझ में आया, तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, इसको एस्टिमेट्स बोलते हैं, पर्सनल जजमेंट यहाँ पे होता है। फिर एरर एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं अकाउंट्स में, देखते हो ना जनरली जो अकाउंटेंट्स होती है ये लोग, या फिर गलती हो गया आपसे, या फ्रॉड्स हो गया, कुछ भी लिखना रह गया, या फिर गलत लिख दिया, फिर एग्जैजरेट करके लिख दिया, तो ये दिक्कतें होती हैं। अब अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं बेटा। अकाउंटिंग सिस्टम दो बेसिस पे चलती है, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या, जो तुम्हारा कैश ट्रांजेक्शन हुआ और कैश रिसीट हुआ या फिर पेमेंट हुआ, इसको तुम रिकॉर्ड करते हो। जैसे सब्जी वाला भैया तुम्हारे दुकान, मतलब तुम्हारे घर के नीचे आता है, या फिर तुम सब्जी मंडी में जाते हो, एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जी मंडी में जाते हो तो सब्जी वाले भैया तुमको कभी भी उधार कुछ नहीं बेचेंगे, वो डायरेक्टली कैश बेचते हैं। आलू अगर 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये तुमसे लेंगे और तुम्हें 1 किलो आलू देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर कैश का काम होता है, रोकड़े पे काम होती है। लेकिन फिर आता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या, तुम्हारे दुकान, तुम्हारे घर के पास वाले किराने वाले अंकल, जहाँ पे तुम लोग का अक्सर होता है खाता चल रहा होता है, जहाँ पे वो लोग कई बार तुम्हें उधार पे माल दे देते हैं, तो ये होता है अक्रूवल बेसिस। जहाँ पे तुमने उधार पे माल बेच दिया, तुम ये समझते हो कि कल हमें पैसा उधारी तो मिल ही जाएगा क्योंकि बंदा कस्टमर जो है वो अच्छा है, तो इसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। जनरली जितने बड़े बिजनेसेस होते हैं बेटा, वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, और छोटे बिजनेस जो होते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, किसी रैंडम
तुम ठेले वाले को मिलते हो, वो आइसक्रीम बेचता है, फेरी वाले होते हैं ना, अमूल, मदर डेयरी, तो वो तुम्हें पैसा उधार नहीं देगा, ठीक है, वो तुम्हें डायरेक्टली आइसक्रीम देगा और पैसा तुमसे ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द कैश रिसीव्ड और पेड, revenue is recognized when the cash is received, expenses are recognized where they are paid, regardless of when the transaction actually incurred। मतलब क्या है कि ये बोलता है कि जब तुम्हें कैश रिसीव हुआ तब रिकॉर्ड कर लो, तुमने पेड किया तब रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब तुमने एक्चुअली जब वो इनकर्ड हुआ है तब रिकॉर्ड मत करो। मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब ध्यान देना। ओके, यहाँ पे मान लो कि मैंने रेंट पे एक घर लिया है, ठीक है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कैश बेसिस के हिसाब से, और इसको पर मंथ मुझे क्या करना पड़ता है, 10,000 रुपये पर मंथ क्या करना पड़ता है, इसका रेंट पे करना पड़ता है। तो कैश बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ये बोलता है कि तुमने आज जैसे 1 नवंबर है, नवंबर को तुमने क्या किया, ये घर रेंट पे लिया है और तुम इसका रेंट पे करते हो 10 नवंबर को, तो ये बोलता है कैश बेसिस ट्रांजेक्शन को तुम इसका ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करोगे, 10 नवंबर को रिकॉर्ड करोगे, ना कि तुम 1 नवंबर को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। हम तब मानेंगे जब तुमने एक्चुअली पैसा पे किया, ये नहीं देखा कि जब तुम घर लिया, जो कि देखा जाए टेक्निकली गलत है, क्योंकि जब 1 नवंबर को तुमने घर लिया है बेटा, तो मान के चला जाएगा तुम पे ये लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई है और तुमको पेमेंट कैसे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेटर होगा तुम आज के दिन ही रिकॉर्ड कर लो। तो सर ये कौन बताता है सर कि 1 नवंबर के दिन ही हम लोग खर्चा मानेंगे, ये बोलता है अक्रूवल बेसिस। बोलता है कि आज आपने रेंट ले लिया ना, तो मान लो भाई आज आपका खर्चा हो चुका है और आज ही अब पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, हालांकि आपने पेमेंट 10 तारीख को किया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्रूवल में मानेंगे, है ना। लेकिन कैश बेसिस बोलता है नहीं, अभी मैं मानूंगा ही नहीं कि ये घर तुमने रेंट पे लिया है। मैं मानूंगा कब, जब तुम 10 तारीख को इसका पैसा दोगे तब, जो कि सेंस नहीं है ना भाई। आज से मेरे को घर मिल गया तो मैं उसमें रह रहा हूँ, तो अक्रूवल बोलता है ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन ये कैश वाला बोलता है नहीं, ये शादी का बिगड़ा हुआ फूफा जी है जो बोलता है नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है, वैसा वाला है। ध्यान देना आगे क्या लिखा है, दिस मेथड इज अ सिंपलर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुटेबल है छोटे बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल ट्रेडेड के लिए जो कैश बेसिस ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला वगैरह वगैरह। हाउएवर इट कैन गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ अ कंपनी। अभी इससे क्या होता है, मिसलीडिंग पिक्चर्स मिल सकते हैं, इसलिए जनरली ये अकाउंट क्रेडिट सेल हो गया। जैसे उधारी का माल बेचा, मान लो कोई आकर के मेरे से क्या करता है, 1,000 रुपये का माल उधार लेके जाता है, तो मैं इसको सेल में रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा, भाई करना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल मेरे को पैसा दे देगा मेरे को आके। लेकिन ये बोलता है कि नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, ऐसे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा 10,000 रुपये से कम हो जाएगा, जो कि गलत है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की हेल्थ अच्छी है, मगर यहाँ बिजनेस की हेल्थ खराब दिख रही है। आपको लगेगा ये पैसा 1,000 का बिका ही नहीं है, और इन्वेंट्री जो है, हमारा स्टॉक जो है बेटा वो 1,000 से कम हो चुका है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये सही नहीं है। लेकिन वही बात करें, अक्रूवल बेसिस बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आपने उधार बेचा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1,000 को आप सेल्स के तौर पे क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। समझ में आया, मैं साथ में दोनों पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, सो डैट कि तुम्हें एक झटके में दोनों समझ में आ जाए। ओके, अक्रूवल बेसिस की बात करते हैं, रिकॉर्डेड होता है जब अर्न किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिगार्डलेस सच में ही कब होता है। मतलब कि 10 रेंट मैंने चाहे 10 तारीख को दिया, लेकिन आज से मैंने घर में अगर रहना स्टार्ट कर दिया तो आज से ही माना जाएगा ये खर्च हो चुका है, ठीक है ना। ओके, अब आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ध्यान देना बच्चों, मैंने कुछ देर पहले नाम लिया था लुकस पिसोली जी का, 1400 सेंचुरी में जो इटली में रहते थे, उन्होंने ये रूल बनाया है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, बोला कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। मतलब मान लो क्या है कि मैं गया मार्केट में, और मार्केट में जाकर के ये पेन को मैंने परचेस किया। जैसे ही मैंने परचेस किया, मैंने इसके लिए 10 रुपीज़ पेमेंट किया। जैसे ही पेमेंट किया बेटा, तो मुझे ये पेन मिल गया, लेकिन अंकल को क्या मिला, जो दुकान वाले अंकल थे उनको क्या मिला, उनको 10 रुपये का नोट मिला, है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया कि हर एक ट्रांजेक्शन का 2 पहलू है, आप बदले में कुछ लेते हो तो कुछ देते हो, ठीक है। यानी एक चीज़ डेबिट हो रही होती है आपके पास, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होती है, ठीक है ना। एक चीज़ क्या होती है बेटा, एक चीज़ आप डेबिट कर रहे होते हैं, दूसरा चीज़ क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। जैसे इसका एंट्री मैं बताता हूँ, आप लेट से पेन खरीदते हो तो इसका एंट्री क्या पास करोगे, पेन अकाउंट डेबिट, पेन मेरे पास आ रहा है सर, टू मैंने क्या किया, इस पर कैश पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 10 रुपये 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये देखोगे मैंने एंट्री पास की, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा एस्पेक्ट जो बोल रहा था डेबिट के बारे में, एक एस्पेक्ट बोल रहा था क्रेडिट के बारे में। यहाँ पे चलो मैंने क्रेडिट भी लिख देता हूँ अभी के लिए, हाउएवर लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, बट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, ये रूल जो डेबिट क्रेडिट का है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, नोन एज द 3 गोल्डन रूल्स। इसमें 3 गोल्डन रूल्स निकाले गए हैं। एक बोला गया है हम लोग रियल अकाउंट मानेंगे, दूसरा बोला गया पर्सनल अकाउंट मानेंगे, तीसरा बोला गया है नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। मतलब यहाँ पे सब चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले समझो। इसका रूल बोला गया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो तुम्हारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। इसमें रूल्स में बोलता है
जो इंडिविजुअल, इसमें कौन कौन से पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब किसी का पर्सनल, जैसे किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट हो गया, जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, शुभम अकाउंट, रोहन अकाउंट, रोहित अकाउंट, अंकित अकाउंट, जो भी है वो अदर एंटिटीज़ के आ जाते हैं, वो अकाउंट्स हो जाते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इफ़ अ बिजनेस पेज द मनी टू द क्रेडिटर अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड द बैंक और कैश अकाउंट शैल बी डेबिटेड। फॉर एग्जांपल मान लो ना, चलो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैंने बोलता एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, तुम्हें एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, कैश पेड टू राम, राम को आपने कैश पेड किया कितना, 1000। अब देखो सॉरी 1000। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ है, आपने कैश पे किया है राम को, राम एक पर्सन है, ठीक है ना, तो ये पर्सन अकाउंट हो गया। इसका रूल क्या बोलता है बेटा, डेबिट कर दो रिसीवर को, दूसरा बोलता है क्रेडिट कर दो गिवर को, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसके अंडर क्या पास होगा, राम पैसा पाने वाला व्यक्ति है, तो राम अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 1000 रुपये से। वहीं टू क्या दे रहे हैं सर, कैश दे रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, 1000 हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे नरेशन जाएगा, बिंग कैश पेड टू राम। ध्यान देना, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर, क्योंकि आप छोटे से सेंटेंस में ये बताते हो कि ट्रांजेक्शन ऊपर का क्या क्या रहा है। ओके, तो ये बात समझ में आई, ध्यान देना। तो ये पर्सनल रूल का अकाउंट था। ओके, अब ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट का बेसिकली रूल था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अरे यार पेपर कहाँ से ऐड होगा, इसमें समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या है, अरे हाँ चलो यार, पेपर ऐड का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। खैर जो भी है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये तुम्हारा रियल अकाउंट की अब मैं बात करता हूँ। रियल अकाउंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहले नॉमिनल समझाता हूँ। चलो पहला ये रहेगा, एक्चुअली सीरियल नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले ये होना चाहिए था, दूसरा पे ये होना चाहिए था, फिर तीसरे पे ये होना चाहिए था। ये तुम्हें नोट्स में थोड़ा सा करेक्ट कर लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। चलो ध्यान देना, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा जो नाम मात्र का होता है, रियल लाइफ में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मेरा एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, राम श्याम रोहित मोहन इन सब का एग्जिस्टेंस है, वैसा नहीं होता। तो सिर्फ नाम के लिए होता है, नाम के लिए होता है। एग्जाम्पल ले ले सर, चलो सैलरी अकाउंट एग्जाम्पल ले लो, चलो लिखते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी कभी देखा है क्या, किसी का नाम सैलरी हो, नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। रेंट अकाउंट, ठीक है। अब कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, जो भी चीज़ें, तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। बोलता है जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, जितने भी लॉसेस कर रहे हो उसको डेबिट कर दो, और जितने भी तुम इनकम कर रहे हो, गेंस कर रहे हो, उसको क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, चलो फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। आपने, अरे यार कौन सा बेकार कलर आ गया, आपने रेंट पेड किया है, क्या हो रहा है, रेंट पेड किया है, रुको 20,000, ठीक है। ध्यान देना, रेंट पेड किया है। अब ध्यान देना, रेंट जो है बेटा आपका, ओके, ये जो रेंट है ये कहीं ना कहीं कोई एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका एंट्री पास क्या करेंगे, बोलता है रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ध्यान देना, मतलब सर जितने लॉस और एक्सपेंसेस उसको डेबिट कर दीजिए, जितने इनकम और गेंस हो उसको क्रेडिट कर दीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा रेंट क्या है, क्या ये हमारा एक्सपेंसेस है,
बिल्कुल सर है, एक्सपेंसेस है। तो इसका एंट्री पास क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने हो जाएंगे 20,000, यहाँ पे 20,000, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे लिख सकते हो बिंग रेंट पेड। समझ में आया, मतलब कि सर मेरे लिए खर्चा था, मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। बैड डेट होता है ना, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट, लेट से 20,000 का ही बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जो हमारे डेटर्स है, हमारे डेटर्स हो जाएंगे 2,000, लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं, या 20,000 ही ले लेते हैं चलो। तो ऐसे करके जो हमारे लॉसेस होंगे उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, डेबिट कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, हमारे पास अकाउंट जो हमारा आता है तीसरा, वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, ध्यान देना, रियल अकाउंट क्या होता है, ये बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बोलता है डेबिट कर दो उसको जो कम्स इन है, जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट कर दो जो हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, गोज आउट। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं बेटा और लाइबिलिटीज़ होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ होते हैं। जैसे कि सर मशीनरी हो गया, एसेट है, फर्नीचर हो गया, एसेट है, हमारे पास कैश हो जाते हैं, एसेट है, ईटीसी। लाइबिलिटीज़ में देखो लोन हो गया, ओके, क्रेडिटर्स हो जाते हैं, ओके, क्रेडिटर्स हो जाते हैं हमारे पास कैपिटल हो जाता है, ये भी हमारे लोन में आते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे रियल एसेट में लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, उस समय मैंने जो एंट्री दिखाई, इसमें क्या दिखाया था, इसमें बोला था कि हमने पेन लिया है 10 रुपये का, कैश पे किया है, तो कैश हमारा क्या है बेटा, कैश एसेट है ना। अब रूल क्या बोलता है, क्रेडिट कर दो जो गोज आउट, हमारे पास से मेरा एसेट जा रहा है सर, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो याद करो हमने कैश को क्या किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था, क्योंकि पेन जो था वो तुम्हारे पास आ रहा था, तुमने कैश दे रहे थे बदले में, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया तुम्हारा। जैसे यहाँ पे याद करो, मैंने बोला था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का यहाँ पे एग्जांपल, राम क्या था, पर्सनल अकाउंट था, बोलता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, राम रिसीव कर रहा है पैसा, हमने डेबिट कर दिया सर, लेकिन कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश क्या था, रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट है तो हमने क्या करना है, क्रेडिट आउट गोज आउट, चलो गोज आउट क्रेडिट कर दिया हमने, समझ में आया, क्रेडिट कर दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पर रेंट पे किया, रेंट तो नॉमिनल अकाउंट था सर, तो हमने क्या किया, रेंट को डेबिट कर दिया, खर्चा था, लेकिन कैश सर हमारा ये था ना, रियल अकाउंट था, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो देखोगे हमने प्रॉपरली इसके साथ ही तीनों ही अकाउंट्स को समझ लिया, समझ में आया। चलो अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज बता देते हैं, ओके, मैंने इसी क्लास में बताना है, हाउएवर मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है। जैसे मैंने बोला कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बेटा, पूंजी, सिंपल सी बात है, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर लगाता है, ठीक है। लाइबिलिटी वो मतलब कर्जा, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा जो बिजनेस दूसरे को चुकाने वाला है या चुकाना होगा फ्यूचर में। फिर करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज को दो होते हैं, करंट और कहते हैं नॉन करंट। करंट वो जो 1 साल के अंदर आपको चुकाने हैं, ठीक है। जो कॉन्टीजेंट अभी बताया ना, जैसे आपने कोई केस कर दिया है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, अब आपको लेट से 20 लाख का कोई आप पे केस कर दिया, अब आपको 20 लाख किसी को चुकाना पड़ सकता है, लेकिन आप केस लड़ रहे हो, केस जीत जाते हो तो नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन हार के तो चुकाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जिसको आगे चल के देना है, ये कोई कंफर्म नहीं है लेकिन देना पड़ सकता है, ठीक है। फिर एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटी हो गया, एक और काइंड लिख लो, ठीक है, जो मेरे को लिखना हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, हाउएवर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट लिख लेते चलो। तीसरा हमारे पास आता है नॉन, लिख लो भाई, काम आएगा, जरूरी है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो होते हैं जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए आप ओन करते हो, जैसे कि 5 साल के लिए बैंक लोन ले लिया, ठीक है, अब 6 साल के लिए लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, तो ये सब क्या होता है, लंबे समय तक चलता है, 3 साल 4 साल, जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चले, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है प्लीज़। आगे बात करते हैं एसेट्स। एसेट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को ही हम लोग नॉन करंट बोलते हैं। अरे यार, नॉन करंट एसेट्स, कोई बच्चे ये भगवान के लिए मत बोल देना कि सर इसको हम लोग क्या करंट एसेट कहते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती। कभी किसी से कर्जा लेते हो तो थोड़ी ज़िंदगी भर के लिए लेते हो यार, तुम उसे चुका के ख़त्म करना चाहते हो आगे चल के, ठीक है। कोई भी कर्जा में थोड़ी रहना चाहता लाइफ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। फिर करंट एसेट्स क्या होता है, जो आपके पैसा वैसा होता है जो आपके पास रहते हैं मगर 1 साल से कम समय के लिए रहते हैं। जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, आप लाते हो खरीद के, आपके एसेट तो होती हैं लेकिन आप उसको रखने के लिए थोड़ी लाते हो। आप क्या चाहोगे, जल्दी से जल्दी मैं इसको बेचूं जिससे से मुझे पैसा मिले, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट्स बोलते हैं। रेवेन्यू क्या होता है बेटा, जो आप पैसा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को करके पैसा अर्न करते हो, जैसे गुड्स को बेचते हो, सर्विस को बेचते हो वगैरह वगैरह। एक्सपेंसेस क्या होता है, जो आप खर्च करते हो, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, ठीक है ना, अदर खर्चे करना। सेल्स क्या होते हैं, जो आप गुड्स वगैरह को बेचते हो ना एक पीरियड में, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। परचेज क्या होता है, जो खरीदते हैं हम लोग बेचने के लिए बिजनेस में, उसको परचेज बोलते हैं। डेटर क्या होता है, जिसको आप माल उधारी पे बेचते हो, आपका कस्टमर जो आपको आराम से पैसा देता है, उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। लेकिन आप जिनसे उधारी माल खरीदते हो, आप उनको क्या बोलते हो, क्रेडिटर बोलते हो। मतलब मैं किसी से माल उधार खरीद के ला रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। लेकिन मैं वही माल तुम्हें बेच रहा हूँ, ठीक है, जिसका पैसा तुम 3 दिन 4 दिन बाद देते हो, तो तुम मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाओगे, ठीक है। वहीं फिर ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब मान लो मेरे बिजनेस में कैपिटल है, आपको पता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। तो अब मान लो बिजनेस में मैं पैसा निकालता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस बोलता है सुनो तुम प्रॉफिट लेते हो मेरा ना, हम दोनों अलग है, तो तुम जो पैसा मेरे से ले रहे हो ना, ये चुपचाप वापस रखो अंदर, अभी तुम यूज कर लो लेकिन बाद में रख देना। तो जो पैसा मैंने निकाला, ओके, उसको ड्राइंग कहते हैं। और इस ड्राइंग को वापस आपको बिजनेस में डालना पड़ता है। नहीं डालोगे तो बेटा कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो बिजनेस फिर अपने ऑपरेशंस को कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही हमारा बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ बताना। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 6388556077 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप इसको PDF में परचेज करके प्रिंट निकलवा सकते हो बेटा, ठीक है, जो कि पेड है, आपको पे करना पड़ेगा 299 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल जाएगी। आप जहाँ चाहें अपने घर पे प्रिंट आउट निकलवा लेना, बट कलरफुल निकलवाना, ओके। या फिर आप इसकी हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हो, ओके। हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं 499 रुपीज़ में, ओके। आपको जैसा लगे आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से कर सकते हो। इसकी फ्री PDF भी अवेलेबल है। प्री PDF जो एनोटेड कॉपी है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। क्लास 9 के अंदर जाओगे, फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ओके। आप एनोटेड वाले PDF वहाँ से ले सकते हो। मतलब वो आप प्रिंट वगैरह नहीं निकलवा पाओगे, बस पढ़ने के लिए रहेगा, बिकॉज इसको ये वेदांत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप जो परचेज करेगा उसको मिलेगा। हाउएवर उसके अलावा आप बस इसे रीड ओनली मोड में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे एनोटेड बोलने का मतलब जैसे ये अंडरलाइन करके पढ़ाया है। तो ये एग्जैक्ट PDF जो है आपको ऐप में मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सेटिस्फाइड हो नोट से, तो आप चाहे तो एज़ पर योर कन्वीनियंस PDF या हार्ड कॉपी ले सकते हो सकता है फ्यूचर में आपको PDF का ऑप्शन नहीं दिया जाए, बिकॉज कुछ बच्चे इसका पायरेसी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस केस में ये PDF बंद भी हो सकती है। अभी के लिए मैं प्राइस बता रहा हूँ, इन फ्यूचर प्राइस घट बढ़ भी सकता है, इस बात को भी श्योर रखना। ऐसा मत नहीं समझना कि ये जो प्राइस है इतना ही रहेगा, ये प्राइस बढ़ सकती है, हाँ, लेकिन मिनिमम इतनी है मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ये भी कठिन टॉपिक होगा, कठिन नॉट, छोटा टॉपिक है ये जल्दी खत्म होगा, लेकिन समझाने में टाइम लगेगा मेरे को। फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग प्रिंसिपल्स वगैरह। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री को समझेंगे। हाउएवर आज भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा जनरल एंट्री होता क्या है। मैंने कुछ एंट्रीज आपको यहाँ पे पास करके दिखाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब एंट्रीज मैंने पास किया है आपके सामने। लेकिन हाँ, प्रॉपर्ली जनरल एंट्री लेजर में बताऊँगा आपको, जिसमें आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।